भारत एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता की जड़ें किसी महल में नहीं, किसी संसद में नहीं, किसी शेयर मार्केट में नहीं, बल्कि खेत की उस मिट्टी में है जिसे एक किसान हर सुबह अपने हाथों से उलटता पलटता है। लेकिन आज एक सवाल है जो हमें असहज करता है। जिस देश में किसान को अन्नदाता कहा गया, उसी देश में सबसे ज्यादा भूखा, सबसे ज्यादा कर्जदार और सबसे ज्यादा असुरक्षित किसान ही क्यों है? आज तक भारत पर हम कोई नारा नहीं लगाएंगे, किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे, किसी सरकार को बचाने या गिराने नहीं आए हैं हम। आज हम सिर्फ एक काम करेंगे, सबको उसके पूरे वजन के साथ देखेंगे। जो सच है उसको हम पूरे सच्चाई के साथ देखेंगे। तो ये वीडियो किसी एक समय की कहानी नहीं है, एक कहानी है हजारों साल की। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन घटनाओं तक, ब्रिटिश शासन से लेकर आज के लोकतांत्रिक भारत तक, हर दौर में किसान जरूरी था, लेकिन हर दौर में किसान शक्तिशाली नहीं था। कभी उसका शोषण तलवार से हुआ, कभी कर से, कभी नीतियों से और कभी चुप्पी से। आज जब हम किसानों की आत्महत्या की खबरें देखते हैं तो हमें लगता है ये आज की समस्या है, लेकिन सच ये है कि ये एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक परिणाम है। बहुत लंबी प्रक्रिया है ये। Why this वीडियो मैटर? अगर हम बात करें तो ये वीडियो क्या बताएगी? तो आज भारत में कृषि जीडीपी का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज भी भारत में हर दूसरा परिवार सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। फिर सवाल उठता है कि अगर किसान कमजोर है तो देश मजबूत कैसे होगा? और इससे भी बड़ा सवाल, किसान कमजोर हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ मौसम की मार है, या क्या ये सिर्फ जनसंख्या का दबाव है, या फिर व्यवस्था ने जानबूझकर किसान को पीछे धकेला? इस वीडियो में हम किसी निष्कर्ष से शुरू नहीं करेंगे, हम इतिहास से शुरू करेंगे। हम उन इतिहास की गहराइयों में इस कहानी को ढूंढेंगे जहां से हर किसी व्यक्ति ने उठना शुरू किया है। तो इस पूरे वीडियो में हम 8 पड़ाव पार करेंगे। पहला सबसे पहले हम समझेंगे कि किसान भारत की सभ्यता का केंद्र कैसे बना। फिर देखेंगे कि मध्यकाल में किसान और सत्ता के बीच कैसे दूरी बढ़ी। उसके बाद आएगा ब्रिटिश भारत, जहां किसान को राजस्व की मशीन बना दिया गया। फिर हम चौथे नंबर पर बात करेंगे आजादी के बाद उम्मीदें जगी, लेकिन क्या जमीनी हकीकत बदली? फिर हम बात करेंगे 1990 के बाद जब देश खुला तो क्या किसान भी खुला या फिर और फंस गया? और फिर इसके बाद हम छठवीं बात करेंगे और फिर हम 2014 से लेकर 2026 तक नीतियां देखेंगे, सुधार देखेंगे, आंदोलन देखेंगे और सवाल देखेंगे। और अंत में एक ईमानदार निष्कर्ष, बिना डर, बिना पछतावा के, बिना पक्षपात के। तो वो आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हमें सब पेश करने वाले हैं। आप अगर शहर में रहते हैं तो शायद किसान को सिर्फ न्यूज में देखते हैं, कभी एमएसपी की बहस में, कभी आंदोलन की तस्वीरों में, कभी सड़क जाम की शिकायत में। लेकिन किसान के लिए कृषि कोई मुद्दा नहीं, वो जिंदगी है। फसल खराब हो तो सिर्फ आमदनी नहीं जाती, सम्मान भी चला जाता है। कर्ज बढ़े तो सिर्फ बैंक नहीं, पूरा गांव जान जाता है। और जब किसान टूटता है तो वो चुपचाप टूटता है, चुपचाप आत्महत्या कर लेता है, चुपचाप कहीं के रास्ते में गमन कर देता है। तो इस वीडियो में आपको कोई हीरो नहीं मिलेगा और कोई विलन भी नहीं मिलेगा। यहाँ सरकारें आएंगी जाएंगी, नीतियां बनेंगी टूटेंगी, लेकिन किसान हर दौर में वही खड़ा रहेगा। कहाँ पर? खेत में, अपने उसी खेत में। अगर कभी तथ्य किसी सरकार के खिलाफ जाएंगे तो जाएंगे, अगर किसी नीति की तारीफ बनती होगी तो वो भी होगी, लेकिन पैमाना सिर्फ एक होगा, क्या किसान की जिंदगी बेहतर हुई या और भी मुश्किल हो गई? तो ये हम सोचने पर मजबूर करेंगे। तो आज हम इस भूमिका के बाद
हम इतिहास की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, प्राचीन भारत। एक ऐसा दौर जहां किसान गरीब हो सकता था लेकिन अकेला नहीं था। अगले भाग में हम देखेंगे कि प्राचीन काल में किसान की असली स्थिति क्या थी, सम्मान कितना था और सीमाएं क्या थी। क्योंकि सच यही है कि किसान की कहानी महिमा से शुरू हुई लेकिन संघर्ष पर आकर रुकी। तो अभी अभी हमने पिछले भाग में हमने एक सवाल छोड़ा था, क्या भारत ने कभी ऐसा समय था जब किसान कमजोर नहीं था? इस सवाल का जवाब हम आधुनिक नीतियों में नहीं बल्कि हजारों साल पीछे प्राचीन भारत में मिलेगा। तो लेकिन एक बात बिल्कुल साफ देखिए, आप एक बात बिल्कुल साफ रखिए कि हम यहाँ किसी स्वर्ण युग का रोमांचक या रोमांटिक प्रचार नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि सम्मान कहाँ था, सुरक्षा कहाँ थी और सीमाएं कहाँ थी। तो अब पहली बात हम देखेंगे कि किसान और सभ्यता की नींव कैसे पड़ी। प्राचीन भारत की सभ्यता कृषि के बिना समझी ही नहीं जा सकती थी। सिंधु सरस्वती काल से लेकर के वैदिक समाज तक बस्तियां वहीं बसी जहां पानी, उपजाऊ मिट्टी और खेती संभव थी। किसान सिर्फ भोजन पैदा नहीं करता था, वह पूरी सामाजिक व्यवस्था को चलाता भी था। खाद्य अधिशेष के बिना न नगर बनते, न शिल्पी पलते, न ज्ञान परंपरा विकसित होती। इसलिए किसान अर्थव्यवस्था की नींव था। हाशिए का व्यक्ति नहीं, हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था। अब बात करेंगे हम यहाँ पर वैदिक काल, किसान का सामाजिक स्थान क्या था। वैदिक काल में कृषि को पवित्र कर्म माना गया। ऋग्वेद में हल, बैल, बीज, वर्षा उनका सबका उल्लेख मिलता है। किसान को कोई अलग थलग वर्ग नहीं माना गया, वह समाज के मुख्य हिस्से में था। भूमि निजी नहीं थी बल्कि सामुदायिक नियंत्रण में थी। कबीले या ग्राम समुदाय भूमि के उपयोग का निर्णय लेते थे। इसका मतलब ये था कि कोई किसान अचानक बेदखल नहीं किया जा सकता था, सबके पास सुरक्षा थी। अब तीसरी बात हम करेंगे, कर व्यवस्था यहाँ पर बोझ था लेकिन सीमा में था। तो प्राचीन भारत में कर था लेकिन उसका स्वरूप आज के शोषण जैसा नहीं था। आमतौर पर उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, इसे भाग कहा जाता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर फसल खराब होती तो कर कम किया जा सकता था और कभी कभी माफ भी। राजा का धर्म माना जाता था प्रजा को अकाल में बचाना, यानी राज्य किसान से लेता था लेकिन संकट में देता भी था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे राज्य की भूमिका सिर्फ कर्ज वसूली नहीं थी। तो आज जब हम राज्य को सिर्फ टैक्स लेने वाली संस्था मानते हैं तो प्राचीन भारत की भूमिका थोड़ी अलग दिखती है। राज्य की जिम्मेदारियों में था सिंचाई व्यवस्था, तालाब और नहर, बीज भंडारण और अकाल प्रबंधन। अब हम बात करते हैं मौर्य काल में। तो मौर्य काल में सिंचाई को राज्य का कर्तव्य माना गया। नहरों और जलाशयों का निर्माण सरकारी काम था। यह पहली बार था जब किसान अकेला नहीं था, उसके पीछे एक पूरी की पूरी संरचना थी। अब बात करेंगे हम मौर्य काल के व्यवस्थित प्रशासन की। तो मौर्य काल में कृषि पर बाकायदा प्रशासनिक विभाग थे। भूमि का मापन होता था, फसल का अनुमान लगाया जाता था और उसी हिसाब से कर तय होता था। यह व्यवस्था किसान के लिए दो धारी तलवार थी। एक तरफ मनमानी वसूली पर रोक थी, दूसरी तरफ राज्य की पकड़ मजबूत थी, लेकिन फिर भी किसान पूरी तरह असहाय नहीं था। अब बात करते हैं हम गुप्त काल की, स्थिरता और विस्तार। तो गुप्त काल को अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन हम तथ्यों पर रहेंगे, हम कोई भावनात्मक दौर में नहीं जाएंगे। इस दौर में कृषि का विस्तार हुआ, नए क्षेत्र खेती में आए, ग्राम सभाएं मजबूत थी, भूमि विवाद स्थानीय स्तर पर सुलझते थे। किसान को कम से कम इतना भरोसा था कि राज्य पूरी तरह उसके खिलाफ नहीं है, थोड़ा बहुत राज्य उसके भी साथ खड़ा हुआ है। अब यहाँ बात करेंगे हम सीमाएं और
कड़वी सच्चाई इस समय की। तो अब जरूरी है उस दौर की सीमाओं को समझना। प्राचीन भारत में भी कभी किसान समान नहीं था। सारा के सारे किसान समान नहीं थे। बड़े भूमिधर थे, छोटे किसान थे और खेत मजदूर भी थे। तो जाति व्यवस्था का असर धीरे धीरे कृषि संबंधों पर भी पड़ा। कुछ समुदायों के पास भूमि पर ज्यादा अधिकार थे, कुछ के पास सिर्फ श्रम यानी सम्मान के बावजूद समानता नहीं थी। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा भेदभाव था, ये हमें मानना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम तकनीक और निर्भरता की उस समय की। तो खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर थी। सभी लोग मानसून के ही सहारे रहते थे। अगर बारिश धोखा दे तो विकल्प सीमित थे और भंडारण व्यवस्था थी लेकिन आधुनिक पैमाने की नहीं थी, इसलिए अकाल आते थे और किसान सबसे पहले प्रभावित होने वाला व्यक्ति होता था। सबसे पहले यही प्रभावित होता था। फर्क सिर्फ इतना था कि राज्य अकाल को अपनी जिम्मेदारी मानता था। अब बात करेंगे हम एक संतुलित निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत में किसान की स्थिति कैसी थी? सम्मान था, सामाजिक सुरक्षा थी और राज्य की जिम्मेदारी थी, लेकिन असमानता भी थी, प्राकृतिक जोखिम थे और तकनीकी सीमाएं थीं। तो किसान तब भी संघर्ष करता था लेकिन पूरी तरह अकेला नहीं था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राचीन काल में किसानों की व्यवस्था कैसी थी और किसान किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। अब हम चलेंगे अगले पार्ट की तरफ। लेकिन जैसे जैसे सत्ता और किसान के बीच बिचौलिए बढ़े, स्थिति बदलने लगी। तो अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे मध्यकालीन भारत में, जहां किसान धीरे धीरे राज्य की आंखों से ओझल होने लगा और शोषण व्यवस्था का एक प्रकार से हिस्सा बन गया। तो प्राचीन भारत में किसान पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह अकेला भी तो नहीं था, उसके साथ राज्य खड़ा हुआ था। राज्य और किसान के बीच एक सीधा रिश्ता था, कभी कमजोर कभी मजबूत, लेकिन मौजूद था, वहां पर एडजस्ट करता था। तो मध्यकाल में यही रिश्ता टूटने लगता है और इस टूटन के बीच एक नई शक्ति उभरती है। उसका नाम था एजेंट, जिसको हम बिचौलिया कहते हैं हिंदी में। यहीं से किसान की कहानी सम्मान से उतरकर संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। तो मध्यकाल का ढांचा कैसा था? किसान और सत्ता के बीच की दूरी का। तो मध्यकालीन भारत एक जैसा नहीं था। यह कोई एक शासन, एक व्यवस्था या एक नीति नहीं थी, लेकिन एक चीज लगभग हर जगह एक जैसी हमें देखने को मिलती है। सत्ता अब सीधे किसान से बात नहीं करती थी। राजा ऊपर था, किसान नीचे था और बीच में थे स्थानीय शक्ति केंद्र, जिसको हमने अभी बिचौलिया कहा, जिन्हें अलग अलग नाम मिले थे। जमींदार, कहीं जमींदार कहा गया, कहीं मुखिया, कहीं ताल्लुकदार या फिर सामंती प्रभु कहा गया। तो किसान अब राज्य का नागरिक नहीं, राजस्व का साधन बनता जा रहा था। अब भूमि अब किसान की नहीं रही। यहाँ पर मध्यकाल में भूमि किसान से छीन ली गई। मध्यकाल में भूमि का स्वामित्व तेजी से बदलता है। भूमि अब सामुदायिक नहीं बल्कि नियमित हो जाती है। कागज भले ना हो लेकिन अधिकार स्पष्ट थे। कौन तय करेगा? किसान क्या उगाएगा, कितना देगा और कब देगा? तो किसान की सबसे बड़ी समस्या थी अनिश्चितता। कोई भी चीज निश्चित नहीं थी। तो आज खेत उसका है, कल नहीं भी हो सकता है। ये उस समय एक प्रकार से अनिश्चितता बनी हुई रहती थी। अब देखें हम कर व्यवस्था क्या बन गई। यहाँ पर बोझ का स्थायीकरण बढ़ा दिया गया। तो मध्यकाल में कर सिर्फ लिया नहीं जाता था, थोपा जाता था। फसल अच्छी हो या खराब, कर तो आपको देना ही पड़ेगा। कई इलाकों में उपज का 1/3 तक राजस्व में चला जाता था और एक कर सिर्फ राज्य नहीं, बीच के शक्तिशाली वर्ग भी लेते थे। किसान उगाता था लेकिन निर्णय उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं थे। अब बात करें हम अकाल की। किसान के लिए सबसे बड़ा संकट यहाँ पर अकाल के रूप में आता था। मध्यकालीन भारत में अकाल आम थे, लेकिन फर्क ये था
कि अब अकाल को राज्य की जिम्मेदारी नहीं माना जाता था। भंडारण सीमित था और सहायता अनियमित थी। अकाल के समय किसान या तो कर्ज लेता था या फिर जमीन छोड़ता या फिर पलायन करता था। तो यहीं से किसान की असुरक्षा स्थायी बनती चली गई। फिर कभी किसान सुरक्षित नहीं हुआ। गुप्त काल मतलब जो अब गुप्त काल तो सॉरी प्राचीन काल में देख चुके हैं। मुगल काल की बात करेंगे। मुगल काल की व्यवस्था और दबाव साथ साथ था। तो मुगल काल में कृषि व्यवस्था और अधिक संगठित होती है। भूमि का मापन, फसल का आकलन और कर निर्धारण सब व्यवस्थित था। लेकिन इस व्यवस्था का उद्देश्य कितना मतलब किसान भी की सुरक्षा नहीं, राजस्व की स्थिरता थी। अगर फसल अच्छी राज्य खुश, अगर फसल खराब तो इसका किसान जिम्मेदार। तो किसान पर जोखिम पूरा था लेकिन नियंत्रण नहीं था। अब बात करेंगे हम जमींदार रक्षक थे या फिर शोषक थे। तो जो जमींदार की अगर हम बात करें, इस सैद्धांतिक रूप से राज्य और किसान के बीच एक प्रकार से सेतु का काम करते थे। लेकिन व्यवहार में वे अक्सर राज्य से ज्यादा खुद के हित देखते थे, राज्य से ज्यादा खुद रख लेते थे। किसान के लिए जमींदार का मतलब था अतिरिक्त लगान, बेकार, सामाजिक दबाव। किसान अब सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक रूप से भी दबाया जाने लगा। अब बात करते हैं हम सामाजिक संरचना और किसान। तो किसान इस सामाजिक संरचना में किस प्रकार से उलझा हुआ था। मध्यकाल में जाति व्यवस्था और मजबूत होती है। कृषि श्रम निचली जातियों से जोड़ा जाने लगता है। भूमि का स्वामित्व कुछ वर्गों में सिमटता है। इसका असर ये हुआ कि किसान सिर्फ गरीब नहीं, कमजोर भी बनता गया। आवाज उठाने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती गई। अब बात करेंगे हम किसान की रणनीतियां, चुप्पी और पलायन। इस दौर में किसानों के बड़े विद्रोह हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था इतनी बिखरी हुई थी कि संगठित प्रतिरोध मुश्किल था। किसके विरुद्ध विद्रोह करें, जमींदार के विरुद्ध या फिर राजा के विरुद्ध। तो किसान अक्सर चुपचाप सहता या फिर इलाका ही छोड़ देता था। तो पलायन एक सामान्य रणनीति बन गया। क्या सब कुछ अंधकारमय था? तो यह कहना गलत होगा कि हर जगह स्थिति एक जैसी थी। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय शासक कम कर लेते थे, कुछ गांवों में सामूहिकता बनी रही, लेकिन ये अपवाद थे, नियम नहीं। समग्र रूप से किसान की स्थिति प्राचीन काल की तुलना में कमजोर हो चुकी थी। कमजोर किसान हो रहा था धीरे धीरे। अब बात करते हैं मध्यकाल की सबसे बड़ी विरासत। तो मध्यकाल में किसान को जो सबसे बड़ा घाव दिया वो था किसान और सत्ता के बीच स्थायी दूरी। अब किसान राज्य का भागीदार नहीं, राज्य का बोझ ढोने वाला बन चुका था और यही दूरी आगे चलकर और गहरी होने वाली थी। तो अब हम प्रवेश करेंगे उस दौर में जिसने किसान की स्थिति को और भी निर्णायक रूप से बदला। ब्रिटिश भारत, जहां खेती जमीन का साधन नहीं, जीवन का साधन नहीं, राजस्व और मुनाफे का औजार बना दी गई। अगले भाग में ब्रिटिश शासन के में जो किसान था, कोई भी किसान कैसे व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी बन गया ये देखेंगे। तो मध्यकाल में किसान कमजोर हुआ था लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं था। ब्रिटिश काल में किसान सिर्फ कमजोर नहीं हुआ, वह एक ऐसी व्यवस्था में फंसा जिसका उद्देश्य उत्पादन नहीं, सिर्फ मुनाफा था। अब खेती जीवन का साधन नहीं, साम्राज्य की कमाई का औजार थी और किसान वह इस मशीन का सबसे
सस्ता पुर्जा। ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत में कृषि नीति का एक ही लक्ष्य था, राजस्व। भारत को उद्योग विकसित करने वाला देश नहीं, कच्चा माल देने वाला उपनिवेश बनाया गया। खेती इसलिए जरूरी थी क्योंकि उससे टैक्स आता था, निर्यात होता था, ब्रिटेन की फैक्ट्रियां चलती थी। किसान की भलाई इस गणना में कहीं शामिल नहीं थी। अब स्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था को देखें, किसान से जमीन छिन गई। 1773 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। इस 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ और इस व्यवस्था ने किसान और जमीन के बीच सबसे बड़ा कटाव पैदा किया। जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया और किसान किराएदार। किसान अब अपनी ही जमीन पर मेहमान था। कर तय था, चाहे फसल हो या ना हो, ना दे पाए तो जमीन नीलाम। अन्य व्यवस्थाओं में अगर हम देखें, फर्क नाम का दर्द एक जैसा था। कुछ क्षेत्रों में रैयतवाड़ी, कुछ में महलवाड़ी व्यवस्था थी। नाम अलग थे लेकिन मूल समस्या एक, कर बहुत ज्यादा था और सख्ती से वसूला जाता था। अकाल, बाढ़, सूखा कुछ भी कर माफी का कारण नहीं। राजस्व अधिकारी का लक्ष्य था लक्ष्य पूरा करना। किसान बचे या फिर ना बचे, इससे कोई मतलब नहीं था। नकदी फसलों का जाल यहीं से बिछना शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन में किसान को अनाज से हटकर नकदी फसलों की ओर मोड़ा गया, जैसे नील, कपास, अफीम, चाय। ये फसलें किसान की जरूरत नहीं थी लेकिन ब्रिटेन की जरूरत थी। किसान को मजबूर किया गया, क्या उगाना है ये अब बाजार नहीं, सत्ता तय करती थी। नतीजा क्या हुआ? खाने के लिए अनाज कम पड़ गया, निर्यात के लिए फसल ज्यादा हो गई। तो अकाल जब भूख भी नीति बन गई। तो ब्रिटिश भारत में अकाल प्राकृतिक नहीं, व्यवस्थागत आपदा थी। जब अनाज था तब भी लोग मरे। क्यों? क्योंकि अनाज बाजार में महंगा था या निर्यात हो रहा था। तो राज्य का रवैया था कि कमजोर अपने आप जो रहा था कि बाजार अपने आप संतुलन बनाएगा, लेकिन किसान के पास इंतजार करने का समय नहीं था। भूख से मरना व्यवस्था की विफलता नहीं, उसकी स्वीकृत कीमत थी। जो कर्ज है किसान की जो स्थायी बेड़ियां बन के रह गई। कर और नकदी फसल के बीच किसान का तीसरा दुश्मन था उसका कर्ज। साहूकार एकमात्र सहारा बन गया। ब्याज ऊंचा, शर्तें कठोर। किसान कर्ज लेता कर चुकाने के लिए और कर्ज चुकाता फिर से कर्ज लेकर। यह एक कभी खत्म नहीं होने वाला दुष्चक्र बन गया। यह हमेशा चलता रहता। जैसे अगर कोई किसान कर्ज ले रहा है तो पहले वो कर्ज ले रहा है, फिर बाद में उसको चुकाने के लिए भी कर्ज लेता था। विद्रोह, जब किसान ने बोलना शुरू किया तो विद्रोह शुरू हुए। ब्रिटिश काल में किसान पूरी तरह चुप नहीं रहा। नील विद्रोह हुआ, पावना आंदोलन हुआ, तेभा का आंदोलन हुआ। ये सभी संकेत थे कि किसान समझने लगा है उसकी समस्या व्यक्तिगत नहीं व्यवस्थागत है। लेकिन हर विद्रोह दमन से कुचल दिया गया। किसान की आवाज खतरा मानी गई, सुधार इसमें नहीं किया गया, खतरा माना गया। अब बात करते हैं सामाजिक असर की। टूटता हुआ गांव। ब्रिटिश नीतियों ने गांव की सामूहिकता तोड़ दी। पहले गांव एक इकाई था, अब हर किसान अकेला कर दिया गया। पलायन बढ़ा, गरीबी स्थायी हो गई। खेती से सम्मान अब खत्म होने लगा। किसान अब सिर्फ गरीब नहीं, हाशिए पर आ गया था। हाशिए पर बिल्कुल खड़ा हुआ एक तबका बन गया था किसान। क्या अंग्रेजों ने कुछ सकारात्मक किया? ईमानदारी से देखें तो कुछ आधुनिक व्यवस्थाएं आईं, रेल, सर्वे, कागजी रिकॉर्ड, लेकिन ये सब किसान के लिए नहीं, राज्य के नियंत्रण के लिए थी।
किसान को इनसे सुरक्षा नहीं, सिर्फ निगरानी मिली, सिर्फ निगरानी, सुरक्षा कोई नहीं देने वाला था। ब्रिटिश काल की सबसे खतरनाक विरासत। तो ब्रिटिश शासन ने किसान को 3 चीजें दी। पहला, जमीन से बेगानापन, दूसरे स्थायी कर्ज और तीसरी राज्य से अविश्वास। यही विरासत आजादी के बाद भी हमारे साथ रही। 1947 आया, देश आजाद हुआ, उम्मीद थी अब किसान भी आजाद होगा। लेकिन क्या सच में व्यवस्था बदली या सिर्फ शासक बदले? तो अगले वीडियो के अगले भाग में आजादी के बाद के 1900 से 1990 तक किसान की असली स्थिति बता रहे हैं। तो 1947 में देश आजाद हुआ, विदेशी सत्ता चली गई, लेकिन किसान के जीवन में क्या सच में आजादी आई? उम्मीदें तो बहुत थीं। अब खेती शोषण का औजार नहीं, सम्मान और सुरक्षा का माध्यम बनेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद किसान की कहानी ना पूरी तरह उजली है, ना पूरी तरह अंधेरी है। यह दौर है आशा, प्रयोग और सीमाओं का। तो आजादी के तुरंत बाद विरासत बहुत ही भारी थी। जब भारत आजाद हुआ तब खेती की हालात बेहद कमजोर थी। जमीन का आसमान बंटवारा था, कर्ज में डूबे किसान थे, तकनीक की कमी थी, सिंचाई सीमित थी, अकाल का डर सता रहा था। नई सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि देश को खिलाना कैसे है, क्योंकि उस समय भारत खाद्यान्न के लिए बाहरी मदद पर निर्भर था। बाहर से खाद्यान्न आयात किया जाता था। अब बात करते हैं भूमि सुधार की। इरादा सही, लेकिन असर अधूरा हुआ। आजादी के बाद सबसे पहले बात हुई भूमि सुधार की। लक्ष्य था जमींदारी खत्म करना, किसान को जमीन का अधिकार देना, असमानता कम करना। कागज पर जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत कई जगह पुराने जमींदार नए नामों से बने रहे। कानूनी छेद यहीं पर बना दिया गया, स्थानीय दबदबा बना दिया गया और प्रशासनिक ढील, इन सब ने भूमि सुधार को अधूरा बना दिया। किसान को जमीन तो मिली, लेकिन अक्सर छोटी, बिखरी और कम उपजाऊ जमीन। सहकारी और संस्थागत ढांचा अगर देखें नई शुरुआत के साथ, इस दौर में राज्य ने पहली बार किसान के साथ संस्थागत रिश्ता बनाने की कोशिश की। सहकारी समितियां, कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, ग्रामीण बैंकिंग की शुरुआत। पहली बार किसान को यह एहसास हुआ कि राज्य सिर्फ टैक्स लेने वाला नहीं, कुछ देने वाला भी है। लेकिन समस्या ये थी कि ये संस्थाएं हर किसान तक बराबरी से नहीं पहुंची। अब यहां पर बात करेंगे हम हरित क्रांति की वरदान या फिर क्षेत्रीय जीत। 1960-70 का जो दशक था, भारतीय कृषि में एक बड़ा मोड़ था। हरित क्रांति आई। उच्च उपज वाले बीज, मतलब रासायनिक खाद, सिंचाई और समर्थन मूल्य। नतीजा क्या हुआ? भारत ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पाई, भूख का डर काफी हद तक कम हुआ। लेकिन इस सफलता की एक कीमत थी। हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जहां पानी, जमीन और संसाधन तीनों थे। छोटा और सीमांत किसान अक्सर पीछे छूट गया। अब यहां बात करेंगे हम एमएसपी और सरकारी खरीद की। सुरक्षा की पहली परत यहीं शुरू होती है। इस दौर में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा आई। उद्देश्य साफ था कि किसान को कम से कम एक सुरक्षित दाम मिले। सरकारी खरीद किसानों के लिए एक ढाल बनी, लेकिन यहां भी असमानता दिखी। जिन किसानों के पास बाजार तक पहुंच थी, मंडी नजदीक थी, बड़ी मात्रा में जिसके पास उपज थी, उन्हें इनका फायदा मिला। दूर दराज के छोटे किसान अक्सर इस सुरक्षा से बाहर ही बने रहे। अब बात करेंगे हम सिंचाई और तकनीक प्रगति, लेकिन यहाँ ये भी असमान था। बड़े बांध बने, नहरें बनी, ट्यूबवेल आए, लेकिन भारत की खेती अब भी मानसून पर बहुत निर्भर रही। जहां पानी पहुंचा
वहां उत्पादन ज्यादा बढ़ा। जहां नहीं पहुंचा वहां किसान पुराने जोखिम में ही रहने लगा। यानी कृषि विकास समान नहीं, खंडित था। अब हम कर्ज की समस्या देखेंगे। पुरानी बीमारी, नया रूप। साहूकार की जगह अब बैंक आए, लेकिन बैंकिंग तक पहुंच हर किसान के लिए समान नहीं थी। छोटे किसान अब भी औपचारिक कर्ज पर निर्भर थे। हरित क्रांति ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन लागत भी बढ़ाई। बीज, खाद, पानी सब कुछ महंगा हुआ। कर्ज का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इसका रूप ही बदला। किसान आंदोलनों की शुरुआत यहीं से होती है। फिर से आधुनिक, जो स्वतंत्रता के बाद के किसान आंदोलन। इस दौर में किसान सिर्फ सहनशील नहीं रहा, वह संगठित होने लगा। मूल्य की मांग की, कर्ज माफी की मांग की, बिजली पानी की समस्या, किसान यूनियनें उभरी। यह संकेत था कि किसान अब अपनी स्थिति को राजनीतिक मुद्दा समझने लगा है। अब सामाजिक बदलाव की बात करते हैं। गांव का बदलता चेहरा। तो आजादी के बाद शिक्षा बढ़ी, शहरों का आकर्षण बढ़ा। कई युवा खेती छोड़कर शहर जाने लगे। खेती धीरे धीरे कम सम्मानजनक पेशा माने जाने लगी। यह बदलाव आर्थिक नहीं, मानसिक था। साइकोलॉजिकल चेंजेस थे। अगर हम 1947 से 1990 का अगर संतुलित मूल्यांकन करें तो इस पूरे दौर को कैसे समझें? अगर हम तो जमींदारी खत्म हुई, खाद्यान्न सुरक्षा मिली, राज्य की भूमिका बढ़ी, लेकिन असमानता बनी रही। छोटे किसान कमजोर रहे, संरचनात्मक सुधार अधूरे रहे। किसान ब्रिटिश काल जितना असहाय नहीं था, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित भी तो नहीं था। तो 1990 आते आते भारत एक नए मोड़ पर खड़ा था। आर्थिक संकट, वैश्वीकरण और बाजार सुधार। सवाल था एक नया आर्थिक मॉडल किसान को मजबूत करेगा या उसे बाजार के हवाले कर देगा। तो इस भाग में हम अगले भाग में हम 1990 से 2014 तक किसान की बदलती स्थिति के बारे में पड़ताल करेंगे। 1990 के आसपास भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां देश के सामने सिर्फ एक सवाल नहीं था, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, बल्कि एक और बड़ा सवाल था कि इस विकास की कीमत कौन चुकाएगा। आर्थिक संकट था, विदेशी मुद्रा खत्म हो रही थी और भारत में एक नया रास्ता चुना था, उदारीकरण, बाजार और वैश्वीकरण। एलपीजी। शहरों के लिए बदलाव अवसर थे, लेकिन किसानों के लिए एक नई अनिश्चितता की शुरुआत थी। तो 1991 के जो सुधार थे, किसान बातचीत में क्यों नहीं था यहाँ पर? 1991 के आर्थिक सुधार मुख्य रूप से उद्योग, व्यापार और सेवाओं पर केंद्रित थे। खेती को माना गया एक ऐसा क्षेत्र जो अपने आप चल जाएगा। सरकारी सोच थी बाजार कीमत तय करेगा और प्रतिस्पर्धा किसान को फायदा देगी। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल छूट गया, क्या किसान एक सामान्य व्यापारी की तरह जोखिम उठा सकता है? 1990 के बाद खेती का स्वरूप बदलने लगा। बीज ज्यादा महंगे हुए, खाद और कीटनाशक महंगे हुए, डीजल और बिजली महंगी, पानी की समस्या बढ़ी। खेती अब जीविका नहीं, निवेश बनती जा रही थी, लेकिन किसान की आमदनी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी। नतीजा, लागत और आमदनी के बीच खाई बढ़ती चली गई। अब यहां से जो बाजार में दाम होते हैं, तो यहां से अस्थिरता का नया दौर शुरू होता है। पहले किसान मुख्य रूप से सरकारी संरचना पर निर्भर था। अब उसे कहा गया कि खुला बाजार है, जहां चाहो बेचो। लेकिन बाजार का सच यह था कि कीमतें तेजी से गिरती बढ़ती थीं।
किसान के पास भंडारण नहीं और सौदे की ताकत नहीं। जब फसल तैयार होती तब दाम गिर जाते, और जब किसान मजबूत होता तब कम दाम पर, मतलब मजबूरी हो जाता था कम दाम पर बेचने के लिए। 1990 के बाद कई किसान नकदी फसलों की ओर बढ़े। कपास, सोयाबीन, गन्ना और सब्जियां। लालच था ज्यादा मुनाफे का, लेकिन इन फसलों का मतलब था ज्यादा लागत, ज्यादा बाजार जोखिम और ज्यादा कर्ज। अगर एक सीजन खराब तो पूरा संतुलन टूट जाता था। अब यहीं से कर्ज का दबाव बढ़ता है, संख्या नहीं, यहां पर ये जाल सा बैठता है। इस दौर में किसानों का कर्ज तेजी से बढ़ा। बैंक थे लेकिन हर किसान तक नहीं। कई छोटे किसान अब भी निजी साहूकार पर निर्भर थे। कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं था, वो मानसिक दबाव था। खेती अब हर साल एक जुए जैसी लगने लगी। किसान आत्महत्याएं करने लगा, ये सबसे कड़वी सच्चाई। 1990 के बाद एक शब्द भारतीय कृषि के साथ स्थायी रूप से जुड़ गया, किसान आत्महत्या। ये किसी एक कारण से नहीं हुआ, इसमें कर्ज था, फसल नुकसान भी था, दाम गिरने भी थे, सामाजिक दबाव भी था और उम्मीद टूटना भी था। यह व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, व्यवस्था की विफलता थी। लेकिन इस मुद्दे को अक्सर संख्या में सीमित कर दिया गया। पीछे की कहानी कभी गंभीरता से कभी नहीं समझी। अब एमएसपी और सरकारी सुरक्षा देखेंगे, जो मौजूद है लेकिन सीमित नहीं। तो एमएसपी जारी था, सरकारी खरीद भी, लेकिन दायरा सीमित था। कई फसलों पर कोई प्रभावी सुरक्षा नहीं। कई राज्यों में सरकारी खरीद नाम मात्र की। इसलिए एमएसपी एक नीति तो था, लेकिन किसान के लिए हर जगह सुरक्षा नहीं थी। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ और वैश्विक दबाव। वैश्विक व्यापार समझौते आए, भारत पर दबाव बढ़ा कि सब्सिडी कम करो, बाजार खोलो, लेकिन विकसित देशों की कृषि सब्सिडी जारी रही। तो इस असंतुलन का असर सीधे किसान पर पड़ा। वो वैश्विक बाजार से जुड़ा बिना किसी सुरक्षा कवच के। यहीं से गांव का मनोवैज्ञानिक संकट भी शुरू होता है। इस दौर में खेती सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक संकट भी बन गई। किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता था। खेती को असफलता से जोड़ा जाने लगा। यह सबसे खतरनाक संकेत था, क्योंकि इससे भविष्य की पीढ़ी खेती से कटने लगी। कोई नहीं चाहेगा, जब अपने पिता को इस तरह मुसीबत में देखेगा तो कौन चाहेगा कि मैं किसानी करूं। तो इस दौर की सच्चाई क्या है? अर्थव्यवस्था बढ़ी, बाजार फैले, विकल्प बढ़े, लेकिन किसान के लिए जोखिम बढ़ा, सुरक्षा घटी और आय अस्थिर रही। यह दौर किसान को पूरी तरह बर्बाद नहीं करता, लेकिन उसे लगातार तनाव में जरूर रखता है। 2014 के बाद एक नया दावा सामने आया कि किसान को नीतियों के केंद्र में रखा जाएगा। अच्छे दिन आएंगे, नई योजनाएं, नए कानून और बड़े वादे, लेकिन असली ताकत क्या जमीन पर किसान की हालात बदले? तो अगले भाग में हम 2014 से लेकर के 2026 तक की जो आज तक की जो किसान नीतियां और सच्चाई से रूबरू कराएंगे। तो 1990 से 2014 तक किसान बाजार के जोखिम में जूझता रहा। 2014 के बाद एक नया नैरेटिव सामने आया कि किसान को अब नीति का केंद्र बनाया जाएगा। आय दुगनी होगी, तकनीक आएगी, बिचौलिए हटेंगे। लेकिन सवाल वही पुराना था, क्या कागज की नीति खेत तक पहुंचेगी?
या फिर किसान फिर से सिस्टम और सच्चाई के बीच फंसा रहेगा? 2014 के बाद का दावा जो था कि किसान को केंद्र में रखा जाएगा, लगातार यही कहा गया कि कृषि को प्राथमिकता दी जा रही है। नीतियों की भाषा बदली, किसान को सशक्त करने की बात हुई। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहली बार किसान को राजनीतिक संवाद के केंद्र में खुले तौर पर रखा गया। लेकिन नीति का भाषा और नीति का असर दो अलग चीजें होती हैं। अब बात करें हम आय दुगनी का वादा, अवधारणा बनाम हकीकत। किसानों की आय दुगनी करने की बात एक लक्ष्य के रूप में सामने आई। यह लक्ष्य अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन जमीनी सवाल था, किसान की आय घटती क्यों है? उत्पादन लगातार, लागत बढ़ती है, दम स्थिर या गिरते हैं, मौसम अनिश्चित है, बाजार जोखिम जाता है। तो जब तक इन मूल समस्याओं का समाधान नहीं, आय बढ़ने का दावा होता रहेगा, नारा बनकर ये सब कुछ बनकर रह जाता है। कई इलाकों में नाममात्र बढ़ोतरी दिखी, लेकिन समग्र तस्वीर निश्चित रही। प्रत्यक्ष सहायता योजनाएं राहत या फिर एक प्रकार की सहारा थी। तो इस दौर में किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था आई। उद्देश्य था किसानों को तुरंत नकदी मदद मिले। एक कदम कई छोटे किसानों के लिए राहत लेकर आया, लेकिन इस एक सच्चाई यह भी थी कि यह सहायता आय का विकल्प नहीं, सिर्फ अस्थायी सहारा थी। खेतों की संरचनात्मक समस्याएं जैसी थीं वैसी ही रहीं। अब यहाँ फसल बीमा और जोखिम प्रबंधन भी सामने आया। फसल बीमा योजनाओं को व्यापक रूप से लागू किया गया। विचार सही था, अगर फसल खराब हो तो किसान पूरी तरह ना टूटे, लेकिन जमीनी अनुभव कई जगह जटिल रहा। दावा प्रक्रिया धीमी रही, आकलन पर विवाद हुआ, सभी किसानों तक पहुंच नहीं हुई। जहां बीमा सही से लागू हुआ वहां फायदा हुआ। फालतू में जिसका फसल खराब नहीं हुई उसको लाखों रुपए आ गए, और जिसकी फसल खराब हुई उसको कुछ भी नहीं मिला। जहां नहीं वहां किसान का भरोसा कमजोर पड़ा। तकनीक और कृषि, उम्मीद की किरण यहाँ पर हम देखेंगे। इस दौर में कृषि में तकनीक तेजी से आई, जैसे ड्रोन, सैटेलाइट डेटा, मोबाइल ऐप, डिजिटल मंडियां। यह भविष्य की दिशा दिखाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या छोटा किसान इन सब तक पहुंच पा रहा है? तकनीक तभी समाधान बनती है जब यह सस्ती, सरल और सुलभ हो, वरना यह असमानता और भी बढ़ा देती है। कृषि कानून और आंदोलन भी हुए। विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा यहीं पर हुई। इस दौर की सबसे बड़ी घटना रही कृषि कानून और उन पर हुआ ऐतिहासिक आंदोलन। सरकार का तर्क था कि किसान को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, बाजार की आजादी मिलेगी, बेहतर दाम मिलेगा। किसानों को चिंता थी कि एमएसपी की सुरक्षा, बाजार में असमान ताकत और कॉरपोरेट दबाव। तो यह टकराव सिर्फ कानून का नहीं था, यह विश्वास का संकट था। आखिरकार कानून वापस लिए गए। यह घटना भारतीय लोकतंत्र में किसान की ताकत और सिस्टम की सीमाएं दोनों दिखाती है। तो एमएसपी, बाजार और असमान सच्चाई। तो एमएसपी जारी रहा, लेकिन आज भी यह सवाल बना हुआ है, क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलता है? क्या सभी फसलों पर प्रभावी है? कुछ राज्यों में एमएसपी सुरक्षा कवच है, कई में नहीं। किसान की सुरक्षा आज भी भूगोल पर निर्भर है, आज भी मौसम पर निर्भर है, जलवायु पर, मानसून पर निर्भर है। 2014 से 2026 के बीच एक और संकट तेजी से उभरा, और वो था जलवायु परिवर्तन। अनियमित बारिश, लंबे सूखे, अचानक बाढ़ और तापमान में वृद्धि। खेती अब सिर्फ आर्थिक नहीं, पर्यावरणीय जोखिम भी है। किसान ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। अब किसान की जो सामाजिक स्थिति बदली या नहीं? आज किसान न्यूज में ज्यादा है, राजनीति में ज्यादा है, लेकिन जिंदगी में कई जगह किसान अब भी कम आय,
ज्यादा मेहनत और अनिश्चित भविष्य में फंसा है। खेती छोड़ने की इच्छा अब भी बनी हुई है। यह संकेत है नीतियों और जमीनी असर के बीच अभी दूरी है। इस दौर की सच्चाई काली या सफेद नहीं है। कुछ योजनाएं मददगार रहीं, कुछ सुधार जरूरी थे, कुछ फैसले विवादित थे, लेकिन समग्र रूप से किसान की आर्थिक सुरक्षा अब भी स्थायी नहीं है। किसान नीति का विषय तो बना, लेकिन पूरी तरह नीति का लाभार्थी नहीं। अब हमारे सामने पूरी तस्वीर है। प्राचीन सम्मान, मध्यकालीन शोषण, औपनिवेशिक लूट, आजादी की उम्मीद, बाजार का जोखिम और आज का संघर्ष। तो अंतिम भाग में हम किसी सरकार को नहीं, पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करेंगे और पूछेंगे कि भारत और किसान आखिर चाहता क्या है। अब हमारे सामने कोई एक दौर नहीं है, कोई एक नीति नहीं है, कोई एक सरकार नहीं है। हमारे सामने पूरी एक सभ्यता का आईना है, जिसमें किसान की तस्वीर धीरे धीरे बदलती गई। सम्मान से संघर्ष तक, सुरक्षा से अनिश्चितता तक और सहभागिता से हाशिए तक। अब वक्त है इस पूरी यात्रा को ईमानदारी से समेटने का। भारत का किसान कभी बेकार नहीं रहा, लेकिन उसे बार बार व्यवस्था ने विवश बनाया। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। किसान की समस्या किसी एक सरकार की देन नहीं, बल्कि एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नतीजा है। प्राचीन काल में किसान कमजोर हो सकता था, लेकिन अकेला नहीं था। मध्यकाल में वह सत्ता से दूर हुआ। ब्रिटिश काल में उसे राजस्व मशीन बना दिया गया और आजादी के बाद उम्मीदें जगी, लेकिन संरचनात्मक सुधार पूरी तरह नहीं हुए। 1990 के बाद किसान को बाजार के हवाले किया गया बिना पर्याप्त सुरक्षा के, और 2014 के बाद किसान नीति का केंद्र तो बना, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी अनिश्चित रही। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, जब भी किसान से निर्णय की ताकत छीनी गई तो वह टूटा। किसान की समस्या सिर्फ एमएसपी नहीं है, सिर्फ कर्ज नहीं है, सिर्फ मौसम नहीं। किसान की असली समस्या है अनिश्चितता। दाम का भरोसा नहीं, मौसम का भरोसा नहीं, नीति की स्थिरता नहीं, बाजार की ताकत उसके पास नहीं। किसान हर साल मेहनत करता है, लेकिन भविष्य का अंदाजा नहीं लगा पाता। कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में लंबे समय तक सम्मान के साथ नहीं जी सकता। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यह वीडियो किसान बनाम सरकार नहीं है, यह किसान बनाम व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था जो किसान से सस्ता खाना चाहती है, लेकिन उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं देना चाहती। एक ऐसी व्यवस्था जो किसान से जोखिम उठाने की उम्मीद करती है, लेकिन सुरक्षा देने में हिचकती है। अब तक यह विरोधाभास रहेगा। किसान संकट में रहेगा। कब तक रहेगा ये सब? किसान की हालात नारे से नहीं बदलेगी, फैसले योजनाओं से भी नहीं बदलेगी। समाधान आएगा संरचनात्मक बदलाव से। खेती की लागत घटे, दाम की गारंटी भरोसेमंद हो, जोखिम साझा किया जाए, छोटे किसान को ताकत मिले, तकनीक सस्ती और सुलभ हो, पानी और जमीन की सुरक्षा हो, और सबसे जरूरी किसान को नीति का विषय नहीं, नीति का भागीदार बनाया जाए। शहर का नागरिक अक्सर किसान को तभी याद करता है जब सड़क जाम हो या फिर सब्जी महंगी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसान टूटता है तो वह भी सुरक्षित नहीं रहता, शहर भी सुरक्षित नहीं रहता। खाद्य सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक संतुलन, यह सब किसान से जुड़े हुए हैं। और किसान की समस्या ग्रामीण मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा है।
हर किसान आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं होता, वह एक संकेत होता है कि सिस्टम में कुछ गंभीर गड़बड़ है। जब किसान खेत छोड़कर सड़क पर आता है तो समझ लीजिए खेत में सुनी नहीं गई बात सड़क पर कही जा रही है। आंदोलन समस्या नहीं, लक्षण होते हैं। असली बीमारी व्यवस्था के भीतर है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या किसान बचेगा, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आने वाली पीढ़ी किसान बनना चाहेगा। अगर खेती लगातार घाटे का सौदा बनी रही तो युवा खेती छोड़ देगा, और अगर किसान नहीं होगा तो देश का भविष्य खतरे में होगा। यह कोई भावनात्मक बात नहीं, एक सीधा सा सीधा गलत है। भारत ने अपने किसान से बहुत कुछ लिया है, सस्ता अनाज, सामाजिक स्थिरता, राजनीतिक धैर्य, लेकिन बदले में हमने उसे कभी वही नहीं दिया जो उसे चाहिए था, स्थायी सुरक्षा का सम्मान। यह स्वीकार करना किसी सरकार को दोष देना नहीं, बल्कि भविष्य सुधारने की पहली शर्त है। तो भारत का किसान किसी दया का पात्र नहीं है, वह किसी सरकार की मांग से सरकार से किसी उपकार की मांग नहीं कर रहा, और सिर्फ यह कह रहा है कि मुझे तय दाम दो, जोखिम में अकेला मत छोड़ो और मेरे फैसलों में मुझे शामिल करो। इतिहास गवाह है, जब किसान को सुना गया तो देश मजबूत हुआ, और जब किसान को नजरअंदाज किया गया तो समस्या सिर्फ खेत में नहीं पूरे समाज में फैली। तो आज हमने किसान की पूरी यात्रा देखी, प्राचीन काल से आज तक। यह यात्रा सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, भविष्य की चेतावनी भी थी। अगर भारत को सच में मजबूत बनाना है तो किसान को नीति की आखिरी पंक्ति नहीं, पहली प्राथमिकता बनाना होगा, क्योंकि देश खेत से शुरू होता है और खेत किसान से। जय हिंद, वंदे मातरम।